स्टोरी बिहाइंड इट की आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि क्यों हिंडनबर्ग डिजास्टर को एयरशिप की दुनिया का काला इतिहास माना जाता है और कैसे इस एक हादसे ने एयरशिप का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। उस दिन हिंडनबर्ग और उसके पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं। सन 1936 में हिंडनबर्ग ने संयुक्त राज्य अमेरिका की 10 यात्राएं की और अपनी 1937 के साल की यात्रा के सीजन की शुरुआत उसने मार्च के अंत में ब्राजील के रियो डी जनेरियो की सिंगल राउंड ट्रिप यात्रा को पूरा करके किया और अब हिंडनबर्ग फ्रैंकफर्ट जर्मनी से 3 मई की शाम को अपने दूसरे साल की तय की गई 10 यात्राओं में से पहली यात्रा के लिए रवाना होता है, जो कि यूरोप और यूनाइटेड स्टेट के बीच उसे तय करनी थी, जिसके लिए अमेरिकन एयरलाइन और हिंडनबर्ग के ऑपरेटर्स के बीच एक कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। विपरीत तेज हवा के झोंकों की वजह से इस बलून एयरशिप की स्पीड स्लो हो रही थी। इसके अलावा इस यात्रा में सब कुछ शानदार चल रहा था। हिंडनबर्ग का अटलांटिक को क्रॉस करना भी एक बड़ी घटना में से एक था, क्योंकि 1937 के दशक में ज़ेपेलिन कंपनी का हिंडनबर्ग संयुक्त राज्य और यूरोप के बीच यात्रा करने का सबसे तेज माध्यम था। हिंडनबर्ग समुद्र पार कराने वाला ट्रांसपोर्टेशन में उस समय का सबसे एडवांस और लेटेस्ट सीरीज का सबसे फास्ट ट्रांसपोर्टेशन था, जिसने उस समय सबको हैरान कर दिया था। जबकि उस समय के एडवांस समुद्री जहाजों में सफर करने पर भी यूरोप से यूनाइटेड स्टेट का सफर तय करने में 5 दिन का समय लगता था और यही हिंडनबर्ग 6500 किलोमीटर का समुद्री सफर केवल 2.5 दिन में ही पूरा कर लेता था। उड़ान भरने के तुरंत बाद ही हिंडनबर्ग अपनी टॉप स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच जाता है। 2 days to यूरोप हिंडनबर्ग के ब्रोशर और पोस्टर की टैगलाइन थी और इसमें यात्रियों को सी सिकनेस जैसी परेशानी से भी नहीं गुजरना पड़ता था, जैसे कि समुद्री जहाजों में सफर के दौरान कई लोगों को होता है। ये एक स्मूथ, टाइम सेविंग और बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी। समुद्र पर अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले इसके इंजन की बहुत कम आवाज सुनाई देती थी और सफर के दौरान कोई भी वाइब्रेशन झटके नहीं लगते थे। हिंडनबर्ग को उस समय का सबसे बड़ा हवाई पोस्ट ऑफिस कहा जाता था, क्योंकि ज़ेपेलिन ने अब यात्रियों के साथ साथ इसमें मेल्स और कुरियर भी डिलीवर करने शुरू कर दिए थे, जो कि उस समय का बहुत तेज माध्यम बन चुका था। खतों को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने का इसका 1 वे टिकट का प्राइस ही $400 था, जिसके बदले पैसेंजर्स को लग्जरियस ट्रैवल एक्सपीरियंस दिया जा रहा था, जिसमें आलीशान बेडरूम, डाइनिंग हॉल और रेस्टोरेंट थे, जिसमें बहुत ही महंगी वाइन्स मिलती थी और पैसेंजर्स के मनोरंजन के लिए पियानो भी था। इसमें लगाए गए फर्नीचर्स वेट में बहुत हल्के मटेरियल के बने हुए थे। इसमें पैसेंजर्स डेक विंडो भी थी, जिससे कि बाहर के खूबसूरत नजारे देख सकते थे। एयरशिप को ईंधन के रूप में हीलियम गैस से भरने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन हीलियम पर अमेरिकी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के कारण इसे हाइड्रोजन से भरा गया था। हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्वलनशील होती है, जिसे कि हिंडनबर्ग में इस्तेमाल किया जा रहा था। हाइड्रोजन गैस से भरे होने के बावजूद एयरशिप में स्मोकिंग कैबिन भी था। पैसेंजर्स अपने साथ कोई माचिस या लाइटर नहीं रख सकते थे। उन्हें स्मोकिंग लॉन्ज में सिगरेट लाइटर खरीद के वहीं पर यूज करना होता था और इस बात का खास ध्यान भी रखा गया था कि कोई भी पैसेंजर अपने साथ उस कैबिन के बाहर जलती हुई सिगरेट या सिगार न ले जाए, जिसके लिए कैबिन के बाहर खास अटेंडेंट को रखा गया था। इस कैबिन को इस तरह से प्रेशराइज करके बनाया गया था कि यहाँ हाइड्रोजन गैस के होने का कोई रिस्क ही नहीं था। उस ट्रिप में उस समय हिंडनबर्ग में 36 पैसेंजर और 61 क्रू मेंबर ट्रैवल कर रहे थे। इस एयरशिप की बाहर की बॉडी स्ट्रॉन्ग कॉटन और वाटरप्रूफ लिनन मटेरियल से बनी हुई थी और एक तरह का केमिकल पेंट की इस पर कोटिंग भी की गई थी। ये सिल्वर कलर का दिखता था। इसके अंदर 16 गैस बैग्स थे, जिसमें की 2 लाख क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन स्टोर करने की क्षमता थी, जिसकी मदद से ये शिप उड़ रहा था। यूएस नेवी ने 1925 से 1935 के बीच जहां अपने 3 एयरशिप्स खराब मौसम की वजह से गंवा दिए, वहीं जर्मनी की ज़ेपेलिन कंपनी का 27 सालों का 100% सेफ्टी रिकॉर्ड था। 3 बजे हिंडनबर्ग घने बादलों से बाहर निकलता हुआ लेकहर्स्ट के हवाई अड्डे के ऊपर बेस कमांडर चार्ल्स रोसन को नजर आता है। वो एक एक्सपीरियंस कमांडर थे, जिन्हें 13 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। ये देखकर उनकी चिंता बहुत बढ़ गई कि एक बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है और हवाएं भी अब तेज हो रही हैं। ये लैंडिंग के लिए बिल्कुल भी सही समय नहीं था। अगर इन हालातों में एयरशिप को लैंड कराया गया तो ये लैंडिंग एक दुर्घटना में बदल सकती है।
उसने तुरंत कैप्टन क्रूज को रेडियो के जरिए इन्फॉर्म किया और तुरंत ये डिसीजन लिया गया कि एयरशिप लैंडिंग को डिले कर दिया जाए जब तक कि कंडीशन बेहतर न हो जाए। एयरशिप निर्धारित समय से घंटों पीछे था और दोपहर की आंधी के कारण लेकहर्स्ट में इसके उतरने में और भी देरी होने की उम्मीद थी। लेकहर्स्ट में खराब मौसम के चलते कैप्टन मैक्स ब्रूस ने फ्लाइट चार्ट में थोड़ा सा बदलाव किया। उन्होंने तब तक इंतजार करने के लिए हिंडनबर्ग को समुद्र के रास्ते में न्यूयॉर्क शहर के ऊपर से उड़ाना शुरू किया और कहा जाता है कि इसने वहां पर जबरदस्त सनसनी पैदा कर दी थी। दुनिया के सबसे बड़े एयरशिप बलून को देखने के लिए लोग अपने घरों, ऑफिसेज और दुकानों से बाहर निकल रहे थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंडनबर्ग लगभग साइज में RMS टाइटैनिक के जितना होगा और इतना विशालकाय एयरशिप जो कि उड़ रहा था और अब वो सीधे न्यूयॉर्क शहर के ऊपर आसमान में मंडरा रहा था, जो कि एक अलग ही नजारा था। उस समय की सबसे बड़ी न्यूज रील एजेंसियों में से एक पाथे न्यूज ने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर विशाल हिंडनबर्ग का एरियल फुटेज प्राप्त करने के लिए तुरंत एक बाईप्लेन भेजा। उन्हें भी इसे शूट करने में बहुत मुश्किल हुई क्योंकि वहाँ भीड़ ही इतनी इकट्ठी हो चुकी थी। उस समय वहाँ सड़कें जाम हो चुकी थीं। ये नजारा ठीक ऐसा ही था जैसा हम मूवीज में देखते हैं कि किसी शहर के ऊपर एलियन शिप का दिखाई देना, और इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद कमांडर रोजेन कैप्टन क्रूज को रेडियो करके इन्फॉर्म करते हैं कि अब हवाएं शांत हैं और अब वो लोग लेकहर्स्ट में लैंडिंग कर सकते हैं। तूफान अब बीत चुका था। 6:11 कैप्टन क्रूज अब हिंडनबर्ग को एक गोल चक्कर लगवाते हैं हवाओं के बीच लेकहर्स्ट एयर स्टेशन का, और जो कि लैंडिंग करने का एक सुरक्षित तरीका भी था। तभी अचानक तेज हवाओं ने अपना रुख बदला। अब कैप्टन क्रूज को जल्द ही कुछ सोचना था इस सामने आई मुश्किल के लिए। वो इसे अभी लैंडिंग के लिए और देर तक रोक सकते हैं और हवा के साथ जब तक एयरशिप का अच्छे से तालमेल न बैठ जाए तब तक एयरशिप को हवाई क्षेत्र के चक्कर लगवा सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सा कीमती समय बर्बाद हो जाता। वो क्रू को शिप को शार्प लेफ्ट टर्न लेने का ऑर्डर देते हैं। 6:17 अब कैप्टन क्रूज ने नोटिस किया कि जहाज पीछे की तरफ से भारी हो रहा है और उन्हें लैंडिंग से पहले एयरशिप को बैलेंस करना जरूरी था। शिप के पीछे के भाग को लैंडिंग करते वक्त नुकसान से बचाने के लिए उन्होंने तुरंत 1000 लीटर पानी को एयरशिप के वाटर टैंक से बाहर गिरा दिया। 6:19 पर क्रू द्वारा एयरशिप को शार्प राइट टर्न दिया जाता है, उसे ठीक मोरिंग टावर के पास बैलेंस बनाए रखने के लिए। लेकिन एयरशिप अब भी पीछे की तरफ ही झुकता जा रहा था। कैप्टन ने तुरंत 6 क्रू मेंबर्स को एयरशिप के पीछे के भाग से प्लेन के फ्रंट साइड पे बुला लिया, जिससे आगे के भाग में और वेट ऐड कर सके, एयरशिप को बैलेंस कर सके। वहाँ लोगों की भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी क्योंकि ये हिंडनबर्ग की अमेरिका में साल की पहली लैंडिंग होने वाली थी। इस पल की यादगार झलक पाने के लिए मीडिया और न्यूज चैनल्स ने भी हिंडनबर्ग लैंड होते हुए कैमरों में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। और अब बस हिंडनबर्ग के क्रू मेंबर्स की एयरशिप से केबल नीचे मोरिंग टावर के ऊपर फेंकने की देर भर थी, जिसके बाद ग्राउंड क्रू इसे नीचे ग्राउंड की तरफ खींचना शुरू करने वाला था। इसे लैंड कराने के लिए मोरिंग केबल ड्रॉप करने से पहले क्रू ने 2 एंकर केबल को नीचे फेंका, जिसकी मदद से ग्राउंड क्रू शिप को बांधकर उसे हवा में एक जगह स्थिर रखने वाले थे। 6:21 पर पहली एंकर केबल को शिप से नीचे गिराया जाता है और फिर दूसरी को भी, कि तभी अचानक हिंडनबर्ग में आग लग जाती है। ग्राउंड में खड़ी भीड़ ने एयरशिप के पंखों में से आग की लपटें निकलती हुई देखी और देखते ही देखते इस आग ने पूरे एयरशिप को घेरना शुरू कर दिया। एयरशिप अब और पीछे झुक गया था और उसके आगे का हिस्सा आसमान की तरफ उठता जा रहा था। अंदर जलते हुए टेबल, चेयर्स, फर्नीचर सब टूट टूट कर पैसेंजर से टकराए जा रहे थे और शिप की जलती हुई गर्म भारी परत अब पिघल कर पैसेंजर्स पर टपक रही थी। बचे हुए सर्वाइवर्स ने बताया कि उस वक्त झुलसा देने वाली गर्म हवा और धुएं ने इस आलीशान शिप को जलते हुए नर्क में बदल डाला था और अब हिंडनबर्ग ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर भीषण आग में धधक रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से छलांग लगा रहे थे। जो खुशकिस्मत थे वो कूदने के बाद भी बच गए। शिप भी जलते जलते नीचे आ चुका था। बच्चों को भी बचाने के लिए उनके माँ बाप उन्हें शिप से बाहर फेंक रहे थे। जलते हुए लोग ग्राउंड में भाग रहे थे जब तक हिंडनबर्ग पूरा जमीन
जमीन पे गिरा तो वो कागज की तरह जल चुका था। हिंडनबर्ग महज 30 सेकंड में ही पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। और अब जहां इस विशाल एयरशिप को देखने, वेलकम करने खुशी और उत्साह से आए लोग थे, वहीं ये जगह अब एक खौफनाक जलते हुए एयरशिप, मरे और घायल लोगों वाले डिजास्टर साइट में बदल चुकी थी। 97 लोगों में यानी 36 यात्रियों और 61 चालक दल में से 35 मारे गए, 13 यात्री और 22 क्रू मेंबर्स। साथ ही जमीन पर एक व्यक्ति यानी कि पूरे 57 लोगों में से कुल 36 लोगों की मौत हुई थी। 6 मई 1937 की आपदा को हमेशा याद रखा जाएगा और हिंडनबर्ग डिजास्टर के साथ ही एयरशिप एरा का भी अंत हो गया, क्योंकि इस हादसे ने इस टाइप की एयरशिप की सेफ्टी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। और थोड़े ही समय बाद इनकी जगह एडवांस कमर्शियल एयरप्लेन्स ने ले ली, जो कि इनसे काफी फास्ट और सेफ भी थी। हिंडनबर्ग में आग कैसे लगी और किस वजह से ये हादसा हुआ, इसको लेकर अब तक कई थ्योरी सामने आई, जैसे कि ये किसी साजिश का शिकार हो गया या उस वक्त एयरशिप में किसी पैसेंजर ने अपने कैमरा से वहाँ पर फोटोज क्लिक किए होंगे, जिसके फ्लैश लाइट बल्ब से हाइड्रोजन ने आग पकड़ ली, क्योंकि उस समय मैग्नीशियम फ्लैश लैंप बल्ब यूज हुआ करते थे। लेकिन जिस थ्योरी को सबसे ज्यादा सही माना जाता है वो ये है कि एयरप्लेन से उस वक्त हाइड्रोजन गैस के लीक होने की, जिसने कि इस भयानक तबाही को जन्म दिया। डिजास्टर के कुछ सेकंड पहले ही नीचे खड़े आई विटनेसेस ने देखा कि शिप का बाहरी कवर हवा में जोर जोर से लहरा रहा था, क्योंकि उससे तेजी से गैस लीक हो रही थी। और ये गैस लीक होने का एक पॉसिबल एविडेंस माना गया, जहां ठीक नीचे गैस बैग नंबर 4 और 5 थे, जो कि दोनों हाफ ऑफ मिलियन क्यूबिक हाइड्रोजन गैस से भरे हुए थे, जिसमें से हाइड्रोजन गैस लीक होने लगी होगी और बाहर ऑक्सीजन के साथ मिल गई होगी, जिसने कि हिंडनबर्ग को एक विशाल फ्लाइंग बम में बदल दिया होगा। हिंडनबर्ग का स्ट्रक्चर हजारों एल्यूमिनियम और स्टील की वायर से मिलकर तैयार हुआ था, जिस वजह से ये वजन में बहुत हल्का और हवा में उड़ने में सक्षम था। और इन्हीं स्टील वायर्स ने सभी हाइड्रोजन बैग्स को चारों तरफ से कवर कर रखा था। और ये एक बहुत ही विशाल एयरशिप था, जिसने अब तक इस हादसे से पहले अटलांटिक ओशियन की 70 यात्राएं की थी, जिस वजह से समुद्र की नमी और खार धीरे धीरे इसमें एब्जॉर्ब होते जा रहे थे, जिससे इन स्टील की वायर्स में अब जंग लगना शुरू हो चुका था। और लगातार हवा के बहाव और प्रेशर से इन वायर्स में बहुत घर्षण और पूरे शिप का लगातार पड़ता प्रेशर, साथ ही मुड़ते वक्त पड़ने वाले खिंचाव से इसके एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर और कोई स्टील की वायर कमजोर होकर टूट गई होगी और जोर से जाकर हाइड्रोजन बैग से टकराई होगी, जिस वजह से बैग में होल हो गया था और हाइड्रोजन लीक होने लगी होगी, और जिसके बाद ये गैस ऑक्सीजन में मिल गई होगी। और बाकी की कमी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ने पूरी कर दी थी, क्योंकि हिंडनबर्ग के आसपास की हवा उस समय इलेक्ट्रिकल चार्ज थी और इसी वजह से एयरशिप की बॉडी और आसपास के एटमॉस्फेयर में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। हाइड्रोजन गैस जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई तो एयरशिप में ब्लास्ट हो गया और देखते ही देखते ये विशाल एयरशिप 35 सेकंड में जलकर खाक हो गया। हर्ब मॉरिसन उस समय के फेमस रेडियो ब्रॉडकास्टर, जो उस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद थे, उन्होंने उस पूरे घटनाक्रम का लाइव ब्रॉडकास्ट किया, जो कि आज भी ऑनलाइन अवेलेबल है। पैसेंजर्स जो कि जले हुए और घायल थे, उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था। कुछ की जाने हिंडनबर्ग से कूदते वक्त चली गई और कुछ हिंडनबर्ग में जलकर मर गए। और अब हिंडनबर्ग के खत्म होने के साथ साथ ही बाकी सभी कमर्शियल एयरशिप के अस्तित्व का भी उस दिन लेकहर्स्ट एयरफील्ड में हमेशा के लिए अंत हो गया। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी बिहाइंड इट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और फ्रेंड्स, हम जानना चाहते हैं कि अगर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। थैंक यू।